प्रिय छात्रों, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने राज्यसभा की संरचना वगैरह के संबंध में चर्चा देखी होगी। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। और ये जो राज्यसभा की शक्तियां हैं, राज्यसभा की शक्तियां, ये जो राज्यसभा की शक्तियां हैं, इसको हम लोग दो भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और दो भाग में विभाजित करने में आपका पहला विधायी शक्तियां, पहला किस रूप में हम लोग जान सकते हैं, विधायी शक्ति के रूप में। और दूसरा आपका कौन सा शक्ति के रूप में शामिल किया जा सकता है, दूसरा इसमें राज्यसभा में वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ। तो इस तरीके से राज्यसभा की शक्तियों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है आपका विधायी शक्तियाँ और दूसरा है आपका वित्तीय शक्तियाँ। अब इस विधायी शक्तियों में कौन कौन से पॉइंट निकल कर के आते हैं जिसके अंतर्गत राज्यसभा को पावर्स या शक्ति दी गई है। तो राज्यसभा जो है लोकसभा में पारित, एल यानी कि लोकसभा में पारित साधारण विधेयक, साधारण विधेयक को वो कितने माह तक रोक सकती है, तो 6 माह तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। तो इस तरीके से अगर लोकसभा में कोई भी साधारण विधेयक पारित हो जाता है और वो साधारण विधेयक जब राज्यसभा में पारित होने के लिए जाता है और राज्यसभा अगर उस पर संतुष्ट नहीं है तो वो मैक्सिमम कितने अवधि तक रोक सकती है, तो 6 माह तक वो उस विधेयक को रोक सकती है, परंतु समाप्त नहीं कर सकती। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर किसी साधारण विधेयक पर, किसी साधारण विधेयक पर, किसी साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होता है, मतभेद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद उत्पन्न होता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुला सकता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इसके संबंध में पहली बार जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो दहेज प्रतिषेध विधेयक था और उसी दहेज प्रतिषेध विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी अनुच्छेद 108 के तहत। तो संयुक्त बैठक अगर इसमें अगला पॉइंट जोड़ना चाहें तो पहली बार किसके संबंध में बुलाया गया, तो दहेज प्रतिषेध विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक या बिल पर संयुक्त बैठक पहली बार बुलाई गई थी। तो इस तरीके से आपका विधायी शक्ति में आपका दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकला कि एक पहला आपका निकल गया कि अगर कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो लोकसभा जो है राज्यसभा को भेजती है और राज्यसभा उस साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो 6 माह तक रोक सकती है। अब दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस पर पहली जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो दहेज प्रतिषेध विधेयक था। अब आते हैं हम लोग दूसरा शक्ति में, आपका है वित्तीय शक्तियाँ। और इस वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत पहला पॉइंट ये निकलता है कि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, अनुच्छेद 109 और 109 में आपकी वो धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। और ये जो धन विधेयक होता है ये कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो 109 के तहत अगर धन विधेयक क्या किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में प्रस्तुत। अब जब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ तो लोकसभा इस धन विधेयक को क्या कर दिया, पारित कर दिया। जब पारित कर दिया तब ये किसको भेजा, तो राज्यसभा को भेजा। और राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं दी गई है और ये राज्यसभा इसको कितने दिन तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक रोक सकती है।
14 दिन तक रोक सकती है। तो इस तरीके से धन विधेयक हमेशा आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा में जब वह धन विधेयक पारित हो जाता है तब ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। इसमें वित्तीय शक्तियों में आपका दूसरा पॉइंट ये निकल जाता है कि राज्यसभा को एक और शक्ति दी गई है और वो राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत। और 249 के तहत ये कहा गया है कि राज्य सूची में लिखित किसी विषय पर, राज्य सूची में लिखित विषय, पॉइंट क्या निकला कि राज्य सूची का कोई विषय, अब ये राज्य सूची का कोई विषय किस प्रकार का होना चाहिए, जो राष्ट्रीय महत्व का हो, राष्ट्रीय महत्व का हो। और उस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राज्यसभा क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। और ये जो आपका है ये एक तरीके से विधायी शक्ति के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। अब इसमें ये हो गया कि अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्य सूची का कोई ऐसा विषय जो राष्ट्रीय महत्व का हो तब राज्यसभा उस पर कानून का निर्माण कर सकती है। उसके बाद से जो आपका अगला पॉइंट निकलता है शक्तियों में वो है आर्टिकल 312, अनुच्छेद 312। और इस अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को ये शक्ति दी गई है कि वो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑल इंडिया सर्विस की उत्पत्ति या सृजन का पावर किसको दिया गया, तो वो राज्यसभा को दिया गया। और राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो वो आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कर सकती है। और वर्तमान में आपके कौन कौन सी सेवा ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत मानी जाती है, तो ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत 3 सेवाएं शामिल हैं। एक हो गया आपका IAS, दूसरा हो गया आपका IPS और तीसरा हो गया आपका IFS। ठीक, IAS का फुल फॉर्म हो जाता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। IPS का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। और IFS का फुल फॉर्म हो जाता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बन जाता है कि IAS किस मंत्रालय के अधीन शामिल है। तो IAS ये एक तरीके से आपका SI वगैरह में हमने देखा था प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो इसी प्रीवियस ईयर के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि IAS किसके अधीन, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, IPS किस मंत्रालय के अधीन और IFS किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो IAS जो है आपका लोक कार्मिक पेंशन मंत्रालय। तो IAS जो है वो लोक कार्मिक पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जबकि IPS जो होता है इंडियन पुलिस सर्विस ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, गृह मंत्रालय के अधीन। और ये जो आपका IFS है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस तरीके से इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन का पावर राज्यसभा को दिया गया है और इस अखिल भारतीय सेवा में 3 सेवाएं शामिल की गई हैं, एक आपका IAS, IPS और IFS। इसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में पारित किया गया था और ये अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत इसमें IERS और IMS मतलब भारतीय इंजीनियरिंग सेवा और इंडियन मेडिकल सर्विस को शामिल करने की पहल की गई थी। तो इस तरीके से आपका ये राज्यसभा की शक्तियाँ हो गई और इसी राज्यसभा की शक्तियों के अंतर्गत आपका ये सारी शक्तियाँ शामिल हैं।
तो एक तरीके से देखा जाए तो राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया था और इस राज्यसभा के संबंध में हमने शक्तियों से लेकर के संरचना और गठन के संबंध में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 81 पर, और अनुच्छेद 81 जो है वो किस चीज़ का वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 81 जो है वो आपका लोकसभा के संरचना से संबंधित है। तो अब अगला हेडिंग आपका बन जाता है लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना, और ये जो लोकसभा की संरचना है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 81। तो अब मूल रूप से हम लोग किसको पढ़ेंगे? तो लोकसभा को पढ़ेंगे। और इस लोकसभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, लोकसभा की प्रथम बैठक, तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी आपका 13 मई 1952। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, और उसी आम चुनाव के पश्चात आपका लोकसभा का गठन हुआ, और इस लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को संपन्न हुई। उसके बाद से इस लोकसभा को निम्न सदन या फिर प्रथम सदन या फिर जनता की सभा के नामों से जाना जाता है। जनता की सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका इसमें जितने भी सदस्य चुन करके जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुन करके जाते हैं। इस कारण से इसे जनता की सभा के नाम से जाना जाता है, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकप्रिय सदन। तो इस तरीके से लोकसभा के निम्न सदन, प्रथम सदन, जनता की सभा अथवा लोकप्रिय सदन के नामों से जाना जाता है। अब जो अगला पॉइंट निकलता है वो ये निकलता है कि क्या लोकसभा स्थायी सदन है या अस्थायी सदन है। जैसा कि राज्यसभा के बारे में हमने बताया था कि राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जबकि आपका लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, और ये अस्थायी सदन है, यानी कि लोकसभा कभी भी भंग की जा सकती है। सामान्य रूप से लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, और इस 5 वर्ष के पहले प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। इस कारण से इसे अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। अब सामान्य रूप से इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्य रूप से इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आप कर सकते हैं कि पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर क्या हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। अब अगर मान लीजिए कि लोकसभा में बहुमत का अभाव हो गया, तो जब बहुमत का अभाव होता है तो विपक्ष वाले बहुमत साबित करने की मांग करते हैं, तब उसी को अविश्वास प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। अब जब दोबारा लोकसभा विश्वास मत हासिल कर लेती है तब वो कंटिन्यूएशन में रन कर जाती है। जबकि अगर वो बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को 5 वर्ष के पहले ही भंग कर सकता है। उसके बाद से आपका आ जाता है कार्यकाल में वृद्धि। क्या लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है? तो इसको हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया हुआ है कि लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। किसके दौरान? तो आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान मतलब जब आपका आपातकाल की घोषणा हो और आपातकाल रन कर रहा हो तो उस कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसको हमने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात वाले चैप्टर में इसको क्लियरिफाई किया है कि
जब आपकी 5वीं लोकसभा रन कर रही थी और उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इसी इंदिरा गांधी की सरकार के समय आपका द्वितीय राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, और द्वितीय राष्ट्रीय आपात घोषणा के परिणाम स्वरूप इस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष की जगह पर 6 वर्षों तक रन किया था। अब आते हैं लोकसभा में सदस्य। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्य संख्या, तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो आपका निर्धारित है 552 थी। ध्यान दीजिएगा इस पर, 552 थी। और उसके बाद से आपका 104वां संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन। और जो 104वां संशोधन किया गया, इस 104वां संशोधन के तहत जो 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, एंग्लो इंडियन, और इन एंग्लो इंडियन का मनोनयन या मनोनीत किया जाना किसके द्वारा किया जाता था? तो वो किया जाता था आपका राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और इसी चीज को 104वां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से जब 2 को कम कर दिया गया तो एक तरीके से अधिकतम सदस्य संख्या कितनी बच गई? तो 550 है। ठीक, यानी कि इसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल हुआ करते थे, और उस 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, और 104वां संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन वाले सीट को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। ठीक, अब आते हैं कि मूल रूप से संख्या कितनी थी। मतलब जब संविधान का निर्माण हुआ तो मूल रूप से संख्या, और मूल रूप से संख्या लोकसभा सदस्यों की 500 थी, और धीरे धीरे इनके सीटों में वृद्धि होती रही। तो इस तरीके से वर्तमान समय में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 550 है। अब इस 550 में कितने कितने लोग कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो अब यहाँ पर एक तरीके से 550, और इस 550 में आपके जो वर्तमान सदस्य संख्या है, वर्तमान संख्या, तो ये जो वर्तमान संख्या है वो इस समय 543 है। ठीक, और पहले यही वर्तमान संख्या कितनी हुआ करती थी? तो आपका 545 हुआ करती थी, और उस 545 में 2 एंग्लो इंडियन क्या कर दिए गए? हटा दिए गए। तो इस तरीके से वर्तमान सदस्यों की संख्या 543, और इस 543 में कहाँ कहाँ से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं इसको जान लीजिए। तो इसमें आपके 524 सदस्य, कितने सदस्य? 524 सदस्य, 524 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे? तो ये राज्यों से निर्वाचित होकर के लोकसभा में जाएंगे, राज्यों से निर्वाचित। अब 524 जब राज्यों से निर्वाचित हो रहे हैं तो 19 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे? तो 19 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं। अब इस 19 में कहाँ कहाँ से कितने लोग निर्वाचित होंगे इसका डाटा भी आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें आपका 7 सदस्य जो हैं, 7 सदस्य कहाँ से निर्वाचित होते हैं? तो दिल्ली आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 7 सदस्य दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे। दूसरा अभी जो नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और इस जम्मू एंड कश्मीर से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो ये 5 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। उसके बाद से आपका पुडुचेरी हो गया, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन केंद्र शासित प्रदेशों से एक एक सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका 524 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होंगे और 19 सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाएंगे? तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाएंगे।
अब अगर लोकसभा सीटों के अधिकतम सीटों के राज्य वाले क्रम को जानना चाहते हैं कि किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो इसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा। ट्रिक में ये है कि उमा बंगाली के साथ बिहार करने तमिलनाडु गई। तो इसका ट्रिक हो गया कि सर्वाधिक ट्रिक आपका क्या हो गया या क्वेश्चन क्या बन गया? सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम। तो इसमें इसका ट्रिक हो गया। ट्रिक में ये है कि उमा बंगाली के साथ विहार करने तमिलनाडु गई। विहार करने तमिलनाडु गई। अब इसमें अगर देखेंगे तो आपके कुछ राज्यों का नाम इसमें छिपा हुआ है और उन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें क्रम वाइज इसमें शामिल हैं। जैसे कि आपका ऊ से कौन सा स्टेट निकला? तो ऊ से उत्तर प्रदेश, मा से महाराष्ट्र, बंगाली से पश्चिम बंगाल, बिहार से बिहार और तमिलनाडु से आपका हो गया तमिलनाडु। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 5 स्टेट का एक तरीके से आपका सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों का क्रम है, जिसका ट्रिक हो गया उमा बंगाली के साथ बिहार करने तमिलनाडु गई। अगर इसमें आप थोड़ा सा ये जोड़ देते हैं कि उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर, क्या जोड़ दिया हमने इसमें? लोक स्थान पर। अब ये लोक स्थान से क्या आप पकड़ लेंगे? लोकसभा में सीटों की संख्या। क्योंकि जैसे कि जब अगला हम क्लास लेंगे या आगे की जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे, उस आगे के चैप्टर में राज्यसभा हो गया, उसके बाद से फिर आपका लोकसभा हो गया, फिर विधानसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम लिखाएंगे, उसके बाद से विधान परिषद वाले सीटों के राज्यों का क्रम लिखाएंगे। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो हर ट्रिक में जब लोक जोड़ देंगे यानी कि वो किससे संबंधित हो गई? ट्रिक हो गया लोकसभा वाला हो गया। आगे के जब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ाएंगे तो उस स्टेट गवर्नमेंट में विधान कहीं ना कहीं जोड़ेंगे उस ट्रिक में, तो उससे क्या निकला? विधानसभा सीटों वाले राज्यों का क्रम निकल जाएगा। इसी तरीके से विधान परिषद वाले राज्यों के क्रम में जब विधान परिषद शब्द जोड़ेंगे तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सीटों वाला ट्रिक किसका है। तो इस वजह से आप उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई और इसमें लोक से यानी कि ये लोकसभा सीटों वाले राज्यों के क्रम का ट्रिक है। अब ऊ से कौन सा स्टेट हो गया? तो ऊ से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक। उसके बाद से माँ से कौन सा स्टेट निकला? महाराष्ट्र। उसके बाद से बंगाली से कौन सा स्टेट निकला? बंगाली से आपका निकल गया पश्चिम बंगाल। बंगाली से आपका पश्चिम बंगाल। उसके बाद से बिहार से आपका ऑलरेडी बिहार स्टेट हो गया। तमिलनाडु ये भी आपका पूरा फुल में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इन सीटों का निर्धारण कितना कितना है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 80, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र आता है और महाराष्ट्र में कुल सीटों की संख्या आपका 48। उसके बाद से बंगाली यानी कि बंगाल में कुल सीटों की संख्या 42। उसके बाद से बिहार है, बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 और तमिलनाडु जो है वहाँ पर कुल सीटों की संख्या आपका 38। तो इस तरीके से अगर आप याद करना चाहें तो उमा बंगाली के साथ बिहार करने लोक स्थान पर तमिलनाडु गई, और ये 5 अंक है जो कि आज के समय मोबाइल नंबर में आपका टोटल अंकों की संख्या 10 होती है। तो इन
10 को एक साथ जोड़ते हुए आप चाहें तो इसको रट सकते हैं कि उमा बंगाली के साथ बिहार करने तमिलनाडु गई, 80 48 42 40 38 करके 10 अंक का आपका मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड हो गया। इसको मोबाइल नंबर समझ करके आप लोग इसको रट जाइएगा। तो इस तरीके से ये राज्यों का सीटों की राज्यों का क्रम हो गया। उसके बाद से हम लोग आते हैं कि लोकसभा में SC ST वर्ग, लोकसभा में SC ST वर्ग हेतु, लोकसभा में SC ST वर्ग हेतु सीटें आरक्षित हैं और ये सीटें आरक्षित किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? हेतु आरक्षित सीट, आरक्षित सीट। तो ये जो आपका प्रावधान दिया गया है ये दिया गया है अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 330 में ये निर्धारित किया गया है कि आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कुछ सीटें क्या की जाएंगी? आरक्षित की जाएंगी। तो इसका वर्णन 330 में है। तो वर्तमान समय में आपका जो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें निर्धारित हैं वो हैं आपका 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें निर्धारित हैं वो है आपका 47। तो इस तरीके से लोकसभा में 84 लोग अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और जबकि आपका 47 लोग जो हैं वो अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो सीटों की संख्या के संबंध में है ये आपका 104वां संशोधन किया गया और 104वां संशोधन 2019 में किया गया, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों के रेशियो को 10 वर्षों हेतु क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। यानी कि ये 2030 ईस्वी तक लोकसभा में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 2030 तक 47 सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब आते हैं सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की योग्यताएं मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इस योग्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 84 में दिया गया है। इसमें आपका योग्यता में तो पूरे संविधान में कोई भी अगर पद धारण करना है तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका वह भारत का नागरिक हो। उसके बाद से इस योग्यता में आपका लोकसभा के लिए उम्र का निर्धारण अलग अलग किया गया, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरीके से लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत किया गया है। तो अब एक तरीके से आपका ये योग्यता हो गया। तो जब योग्यता हो गया तो निर्वाचन इनका किस तरीके से किया जाता है? तो अब आ जाते हैं लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन। तो लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ये लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या होता है? ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से भाग लिया जाता है उसे प्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है, या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रत्यक्ष मतदान के रूप में शामिल किए जाते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष मतदान होता है ये किस आधार पर होता है? तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। वयस्क मताधिकार का मतलब कि आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रारंभ में ये जो वयस्क मताधिकार की आयु निर्धारित थी वो 21 वर्ष थी और बाद में आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया और उसी 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत वयस्कता की आयु घटा करके 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई।
तो इस तरीके से सदस्यों का निर्वाचन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं लोकसभा के पदाधिकारी। और इस लोकसभा के पदाधिकारी में 2 पदाधिकारी शामिल हैं। पहला है आपका लोकसभा अध्यक्ष। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष है ये पहला पदाधिकारी हो गया। और दूसरा कौन हो गया? उपाध्यक्ष। इस तरीके से ये आपके पदाधिकारी में मुख्य पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा हो गया लोकसभा उपाध्यक्ष। अब इन दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इन दोनों की जो नियुक्ति है वो आपका लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है, लोकसभा सदस्यों द्वारा। और इसी जो लोकसभा का जो नया गठन होता है, इसी लोकसभा के नए सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अब ये दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। अब यहीं पर एरो मार्क लगा लिए, त्यागपत्र, यानी कि पहले ये इधर गया, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को। उसके बाद से उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। तो इस तरीके से पदाधिकारी में ये 2 पदाधिकारी शामिल हो गए। अब एक यहीं पर क्वेश्चन बना सकते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन हुआ? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो हुए थे वो थे आपके जीबी मावलंकर। ठीक। उसके बाद से प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन हुआ? तो प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष हुए थे आपके अनंत शयनम अयंगर। ठीक। तो इस तरीके से आपका लोकसभा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीबी मावलंकर, और ये वही जीबी मावलंकर हैं जिनके ऊपर पद से हटाने का अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था, लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ। उसके बाद से प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में अनंत शयनम अयंगर नियुक्त किए गए। अब ये लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का मुखिया होता है और वो समस्त कार्यवाही संचालित करता है। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो है ये बैठक की अध्यक्षता करता है। तो पहले पॉइंट में आपने क्या एक शब्द पकड़ लिया? अध्यक्षता। मतलब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरा ये है कि गणपूर्ति के अभाव में कार्यवाही स्थगित। ठीक। यानी कि जब लोकसभा की कार्यवाही संचालित करेगा तो गणपूर्ति या कोरम या कोटा के अभाव में वह लोकसभा की कार्यवाही क्या कर देगा? स्थगित कर देगा। और ये लोकसभा के लिए कार्यवाही संचालित करने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है? तो लोकसभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग उपस्थित होना चाहिए, और इसको संविधान के अनुच्छेद 100 में निर्धारित किया गया है। मतलब कि 1/10 सदस्य संख्या से कम है तो उस कंडीशन में लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तीसरा ये पॉइंट बन जाता है कि धन विधेयक के संबंध में निर्णय। मतलब लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से चौथा इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पावर क्या है कि मत टाई या फिर टाई को ही क्या कहेंगे? बराबर होने पर क्या करेगा? अपना निर्णायक मत देगा। मतलब ये हो गया कि अगर किसी विषय पर लोकसभा में मतदान हो रहा है और उस कंडीशन में मतदान क्या हो गया? टाई या बराबर हो गया, तभी लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करेगा, और टाई या बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष जिसे अपना अमूल्य वोट प्रदान करेगा वही पार्टी जीतेगी या वही बिल या विधेयक के रूप में
पारित किया जाएगा। तो इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की ये शक्तियाँ कि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का मुखिया एवं प्रधान होता है और वह लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा इसमें हो जाएगा कि अगर गणपूर्ति का अभाव है लोकसभा में, तब उस कंडीशन में गणपूर्ति के अभाव में लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही स्थगित कर देगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में अगर किसी विषय पर मत टाई अथवा बराबर हो गया तो उस कंडीशन में वो अपना निर्णायक मत प्रदान करेगा। तो इस तरीके से आपका ये लोकसभा की संरचना के संबंध में टॉपिक हो गया। अब आगे के क्लास में या आगे के वीडियो में हम आपको संसद के संबंध में अन्य प्रक्रियाओं के बारे में बताएंगे, जिसमें संसदीय विशेषाधिकार हो गया, बिल वगैरह के बारे में बताएंगे। उसके साथ साथ आपका धन विधेयक वगैरह, वित्त विधेयक वगैरह, फिर उसके बाद से संसदीय कार्यवाही के साधन वगैरह कैसे होते हैं, कब कब किस किस टाइमिंग को निर्धारित किया जाता है, उस पर भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से अगले क्लास के लिए हम इतना आगे के लिए रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।